वेलकम टू न्यू एकेडमी। मैं अंकित हवाईत आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे सहायक शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पार्ट दिया गया है उसको हम पहले समझते हैं। देखिए ये आपका टोटल आने वाला है 100 नंबर का। ये कई भागों में बटा हुआ है, जैसे भाग अ ब स 3 भाग में बटा हुआ है। इसमें देख सकते हैं आप हिंदी में 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आने वाला है, अंग्रेजी में 10 नंबर का आएगा, गणित में 15 नंबर, पर्यावरण अध्ययन में 10 नंबर। और भाग ब देखते हैं आज। इसमें देखो दिया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको हम जानते हैं सीडीपी के नाम से। तो सीडीपी में देखिए पूरा 15 नंबर आपका आएगा। ये 15 नंबर आपका रैंक डिसाइड कर सकता है, क्योंकि ये सब तो जनरली आप पहले से पढ़ते आए हो, लेकिन ये ऐसा चीज है जो आपको अभी या तो पढ़ना पड़ेगा या आप बीएड में कुछ इसका भाग पढ़ चुके होंगे। तो हम आज देखेंगे कि जो हमारा भाग ब है सीडीपी, इसके अंतर्गत सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो सीधा हम चलते हैं इसके सिलेबस के डिकोडन में। तो ये आपका आ गया सीडीपी। देखिए भाग ब सीडीपी, इससे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आने वाले हैं। ये देखिए 3 इकाइयों में बटा है। हमको ये समझना है कि प्रत्येक इकाई का अर्थ क्या है, उसमें जो वर्ड्स लिखे हैं उसमें हमको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, कितना पढ़ना है, इसका मतलब क्या है। शुरू करते हैं इकाई 1 से। देखिए इकाई 1 का नाम है बच्चे का विकास। विकास का मतलब होता क्या है? विकास का मतलब बच्चे का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र में विकास, मतलब उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, ऐसे कई प्रकार के विकास होते हैं। तो हर बच्चे में उसका विकास किस प्रकार से होता है वो जानना है। तो इसके अंतर्गत देखिए दिया क्या गया है, विकास की अवधारणा एवं उसका सीखने से संबंध। विकास की अवधारणा मतलब विकास होता क्या है उसके बारे में हमको जानना है। उसके बाद जो विकास है वो हमारे सीखने में किस प्रकार से रोल अदा करता है। विकास का और सीखने का दोनों का आपस में को रिलेशन क्या होता है ये जानना है। देखिए होता क्या है, विकास मतलब कई क्षेत्रों में है। इसका मतलब यह है कि इसके रिलेटेड बहुत सारे वैज्ञानिक रहे हैं। हर वैज्ञानिक अलग अलग क्षेत्रों में अपना सिद्धांत दिए हुए हैं, और ये सिद्धांत उनके उम्र के हिसाब से बटा हुआ है। जैसे आपको सभी को पता होगा कि हमारे पास 4 अवस्था होते हैं, लेकिन हमको जानना है 3 अवस्था के बारे में, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। एक होता है प्रौढ़ावस्था, लेकिन हमको 3 अवस्था के बारे में मेन जानना है। उन तीनों अवस्था के अंतर्गत ही विकास को बांटा गया है, और ये विकास को बांटने वाले कई वैज्ञानिक हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे जीन पियाजे, लेई वाइगोस्की, कोहलबर्ग, एरिक एरिक्सन, ब्रूनर। तो ये सारे विकास के अलग अलग आयाम में अपना कुछ सिद्धांत दिए हैं। उन सिद्धांतों को हमको पढ़ना है और उसका सीखने से क्या लेना देना है ये समझना है। जैसे ये भी वही लाइन है, बच्चों के विकास के सिद्धांत, मतलब विकास जितने प्रकार के हो गए उनके जितने सिद्धांत हो गए उनको पढ़ना है। हर वैज्ञानिक का पर्टिकुलर एक एक हमको टॉपिक कवर करना है इसमें, कि वैज्ञानिक का सिद्धांत क्या था, उसके चरण क्या है, वो किस प्रकार से वर्गीकरण किया है उम्र के हिसाब से। अगला देखोगे तो अगला दिया है वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। ये लाइन आप सभी को पता होगा कि हर बच्चे में वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है उसके विकास में। वंशानुक्रम का मतलब क्या है? जो आपको आपके परिवार से मिला है, आपके मम्मी पापा से मिला है, आपके दादा से मिला है। इससे में हो क्या सकता है, देखिए कई बार होता है कि जो परिवार बुद्धि वाला रहता है उसका बेटा भी जनरली बुद्धि वाला निकलता है। मतलब यहाँ दिमाग हमारा प्रभावित हो रहा है किससे? वंशानुक्रम से। ऐसा और कब होता है? जैसे कई बार बीमारियों के बारे में भी देख सकते हो कि कई बीमारियां हमको हमारे पूर्वजों से मिलती है। तो वंशानुक्रम का सीधा सीधा फर्क पड़ता है विकास से। वंशानुक्रम विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, साथ ही साथ वातावरण उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वातावरण का मतलब क्या है? आपके आसपास का सारा क्षेत्र, जहां आप रहते हैं, जिनके साथ उठते बैठते हैं, जहां आप जाते हैं, वो सब आपके सीखने में सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, बुद्धि वालों की संगति में रहेंगे, पढ़ने वालों की संगति में रहेंगे, तो आपका विकास भी उस हिसाब से होगा। लेकिन अगर आप चोरू चक्कों के बीच में रहेंगे, क्रिमिनल्स के बीच में रहेंगे, तो आपका दिमाग भी उधर ही दौड़ेगा कि मैं क्या करूं। ठीक है, तो सीधा सीधा बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण प्रभाव है, और दोनों को एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण बराबर क्या होता है? विकास। विकास का मतलब क्या है? तो विकास मतलब होता है आपका वंशानुक्रम गुणा वातावरण, मतलब ये दोनों का आपस में रिलेशन है, ये दोनों मिलकर आपका विकास करेंगे। आगे देखते हैं बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। इसका मतलब क्या है? बुद्धिमत्ता के सृजन
मतलब आपका दिमाग कितना रचनात्मक हो सकता है, ये उसको बता रहा है। मतलब सीधा सीधा हमको पढ़ना है रचनात्मक दिमाग के बारे में, बुद्धि के बारे में। और उसके परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या होता है? परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है कि वो क्या बताना चाह रहा है, उसका अर्थ क्या है। तो हमको जानना है कि बुद्धिमत्ता के सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मतलब हमारे दिमाग को हम कितना सृजनात्मक बना सकते हैं, उसका नजरिया कैसा है, उससे हम प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब इसमें आएगा। बहुआयामी बुद्धि, इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग कई प्रकार का होता है, ब्रॉड होता है, बहुत सारे चीज उसमें समाये रहते हैं। बोलने का मतलब अपसारी, अपसारी का मतलब क्या? फैला हुआ। तो बहुआयामी बुद्धि मतलब हमारे दिमाग में कई प्रकार के चीज होंगे। इसमें आप पढ़ेंगे, कई साइंटिस्ट है जो इसके बारे में सिद्धांत दिए हैं, जैसे स्पीयरमैन होता है, द्विआयामी बुद्धि, त्रिआयामी बुद्धि। इसके अलावा होता है हमारा एक आयामी बुद्धि होता है, बहुकारक बुद्धि होता है। तो ये सारे जो बुद्धि होते हैं वो आएंगे किसके अंतर्गत? बहुआयामी बुद्धि। आयामी का मतलब डायमेंशन, तो बुद्धि के कई डायमेंशंस होते हैं, इसका अर्थ ये बोला जा रहा है। अगला दिया देखिए, भाषा एवं विचार। इसके बारे में सबको पता है भाषा क्या है, विचार क्या है, लेकिन भाषा और विचार का विकास से क्या लेना देना है, हमको ये पढ़ना है। देखिए, भाषा का विकास भी हर चरण में अलग अलग तरीके से होता है। जब बच्चा शैशवावस्था में है तो उसका भाषा अलग होगा, लेकिन जब वो किशोरावस्था में पहुंचते जाएगा, बाल्यावस्था को पार करते हुए, तब उसका भाषा अलग हो जाएगा, उसका विचार अलग हो जाएगा। तो भाषा और विचार कहीं ना कहीं विकास में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। विकास हमारा भाषा और विचार से सीधा सीधा संबंध रखता है। अगला देखिए क्या है, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता। आपको सबको पता है कि हर इंसान अलग अलग होता है, हर इंसान का दिमाग अलग होता है, हर इंसान का विचार अलग होता है। तो अगर इंसान का दिमाग अलग है, विचार अलग है, तो उसके सीखने का गति भी अलग अलग होगा। वो किसी चीज को जल्दी कैच करेगा, कोई किसी चीज को धीरे कैच करेगा। इसका मतलब वही है, व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब यह है कि हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न होता है, कोई एक का जस्ट कॉपी नहीं होता, कुछ ना कुछ भिन्नता पाया ही जाता है। तो सीखने वालों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नता मतलब जो भी सीख रहे हैं उनके बीच में कैसा कैसा भिन्नता है, और ये भिन्नता क्या क्या हो सकता है। तो कि भिन्नता का मतलब यह है कि देखिए, किसी का परिवार अगर संपन्न है तो वो अपने बेटे को, अपने पुत्र को अच्छा चीज वो क्या कर सकता है, मुहैया करा सकता है, दे सकता है, जिससे वो जल्दी सीख सके। लेकिन किसी का परिवार गरीब है तो वो अपने हिसाब से वो कुछ भी सुविधा दे सकता है। और इसमें क्या आएगा, बुद्धि भी आएगा। किसी का बुद्धि तेज है, किसी का आईक्यू तेज है, वो जल्दी सीखेगा, किसी का आईक्यू स्लो है, वो धीरे सीखेगा। तो इसमें हमको ये सारा चीज डिटेल से पढ़ना है। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर आएगा क्या क्या। आगे क्या दिया देखिए, भाषाई भिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म। इसका मतलब यह है कि जैसे व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत ही ये सब आते हैं, ये सारे आपके व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाएंगे। मतलब भाषा में भी भिन्नता पाया जाता है, जाति में पाया जाता है, लिंग में पाया जाता है, समुदाय में पाया जाता है, धर्म में पाया जाता है। और ये सारे चीज फर्क डालते हैं किसमें, विकास में। अगर इन सब में भिन्नता है तो नजरिया अलग हो जाएगा, उसको सुविधाएं अलग अलग मिलेंगी, उसी हिसाब से उसका विकास होगा। तो ये सारी चीजें बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें अंतर पाया जाता है, वही बताया जा रहा है। भिन्नता का मतलब अंतर, तो इन सब में क्या होता है, अंतर पाया जाता है। सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर। तो देखिए, सीखने हेतु मूल्यांकन और सीखने का मूल्यांकन, इसका मतलब यह है कि आप जो सीख रहे हैं, आप जो सीखना चाहते हैं, आप पहले उसको सीखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, फिर आप जो सीख चुके होंगे उसका मूल्यांकन करेंगे। इसका मतलब ये, जैसे क्लास में कोई भी टीचर पढ़ाता है, वो पढ़ाते पढ़ाते ही ऑब्जर्व करता है कि बच्चे इसको कैसे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका सीखने हेतु मूल्यांकन। और सीखने का मूल्यांकन मतलब जो लास्ट में टेस्ट होता है, वो हो गया क्या, सीखने का मूल्यांकन। मतलब आप सीख कितना चुके हैं और ये कैसे सीख रहे हैं। ये दोनों के बीच में कुछ अंतर होता है। ये अंतर जब हम इस चैप्टर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वहां पे आपको समझ में आएगा। ये होता है आपका शाला आधारित मूल्यांकन और सीसीई। इसका मतलब क्या होता है, सीसीई, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शाला आधारित मूल्यांकन मतलब आपके शाला में जो भी मूल्यांकन होता है विकास में, जैसे क्या होगा, आपका मंथली टेस्ट होता है, तिमाही होता है, छमाही होता है, वार्षिक होता है, वो सब इसमें आ गया। और सीसीई मतलब सारे चीजों का समग्र व्यापक रूप से एक जगह मूल्यांकन किया जाता है। इसमें सारे चीजों का मूल्यांकन होता है, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, सारे चीजों का मूल्यांकन होता है। तो सीसीई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और शाला आधारित मूल्यांकन मतलब आपका देखिए, दो प्रकार का मूल्यांकन होगा। जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है फॉर्मेटिव और एक होता है एस्टिमेटिव। इसका मतलब क्या है कि आप सीखते सीखते जो मूल्यांकन हो रहा है
और सीखने के बाद जो मूल्यांकन हो रहा है, ये इस लाइन का मतलब वही है। ठीक है, और परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास मतलब हमको इसका अभ्यास करना है। ये सारे जो नजरिया है, देखिए विकास में हर वैज्ञानिक का अपना नजरिया है, उन सब के नजरिया को हमको समझना है और उसका अभ्यास करना है, मतलब हमको क्वेश्चन लगाना है। तो इस प्रकार से आपका इकाई एक कंप्लीट होता है, जिसमें हमको बच्चों के विकास के सारे क्षेत्रों को कवर करना है। कौन सा वैज्ञानिक क्या सिद्धांत दिया, उसमें सिद्धांत के अंदर क्या क्या है, वो सारा चीज पढ़ना रहेगा। चलते हैं अब इकाई 2 में। इकाई 2 देखोगे तो क्या है, समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो ये लाइन से समझ में आ रहा है कि समावेशी शिक्षा मतलब सभी को एक साथ लेकर शिक्षा देना। इसका मतलब आपको किसी को कम नहीं समझना है, किसी को ज्यादा नहीं समझना है। क्लास में सारे लोग बैठे रहते हैं, एक टीचर सारे लोगों को एक साथ शिक्षा देता है, तो समावेशी शिक्षा का मतलब वो हो गया। लेकिन हमको पता है कि कक्षा में सारे लोगों का बुद्धि एक जैसा नहीं है। जो हम ऊपर देखे थे, क्या ये भिन्नता कहाँ गया, व्यक्तिगत भिन्नता, मतलब सब में भिन्नता पाया जाता है। तो आप अगर सबको एक जैसे लेके शिक्षा दोगे तो जिसका दिमाग तेज है, आईक्यू तेज है, वो तो कैच कर लेगा, लेकिन जिसका आईक्यू तेज नहीं है वो कैसे करेगा। तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब जिनको स्पेशल हमको देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, उनको क्या बोला जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो पहले आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, उसका प्रॉब्लम समझेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसका समाधान निकालेंगे। तो हमारा इकाई 2 इसी पे पूरा आधारित है। अंदर में देखिए क्या क्या दिया है, वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वालों का शिक्षण। मतलब वंचित मतलब सबको पता है, जिनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती उनको बोला जाता है वंचित, और कमजोर मतलब जो बुद्धि में, आईक्यू में जो थोड़ा कम होते हैं उनको कमजोर बोला जाता है। तो वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि का मतलब बैकग्राउंड। इसका मतलब यह है, देखिए इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो रहा है, जो भिन्नता पढ़े ये उसी से ही रिलेटेड है। मतलब सब में भिन्नता पाया जाता है, सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कोई अच्छे बैकग्राउंड से आता है, कोई थोड़ा गरीब घर से आता है, तो उनको क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किसको हमको विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में डालना है और किनको साथ लेकर पढ़ाना है, ये सारे चीजों के बारे में आपको इकाई 2 में देखने को मिलेगा। अगला क्या है, देखो सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण। अब सीखने में कठिनाई का मतलब क्या है, देखिए कई बार होता है क्या है, आदमी मतलब बच्चे के पास बुद्धि होता जरूर है, लेकिन फिर भी उसको समझने में कठिनाई होता है। कोई समझ तो जाता है, लिख नहीं पाता, समझ तो जाता है, बोल नहीं पाता। तो ये सारे जो कठिनाई आते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और उसमें क्या क्या कठिनाई आते हैं, इसमें कई प्रकार की बीमारियां आती हैं। अगर आप तारे जमीन पर पिक्चर देखे होंगे, उसमें वो बच्चा होता है, उसको ऐसे ही एक बीमारी होता है, वो क्या करता है, वो वास को 100 पढ़ लेता है। इसका मतलब वो शब्द को सही तरीके से क्रम में नहीं पढ़ पाता, लेटर्स के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये सारी चीजें किसमें आएंगे, सीखने के कठिनाई के बारे में। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ये सब पढ़ा जाएगा। विकलांगता, विकलांगता का सीधा सीधा फर्क पड़ता है विकास से। अगर आपके स्कूल में पूरा सुविधा नहीं है एक विकलांग बच्चे के लिए, तो वो बच्चा स्कूल आने में कंफर्टेबल नहीं होगा, वो खेलने में कंफर्टेबल नहीं होगा। तो विकास में सीधा सीधा फर्क पड़ता है विकलांगता का। तो विकलांगता वाले बच्चों को भी हमको साथ में लेकर चलना है, उनके लिए व्यवस्था बनाना है, उनको अलग नहीं रखना है। तो ये सारा चीज हम देखेंगे किसमें, इकाई 2 में। अगला दिया है सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चे। इसका मतलब क्या है, देखिए ये विशिष्ट आवश्यकता मतलब जो कमजोर है, जो वंचित रहा हुआ है, उसकी बात हो रहा है। यहां बोला जा रहा है विशिष्ट योग्यता, मतलब ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं, जिनका बुद्धि प्रखर है। तो अगर उनको हम बाकी जैसे ही ट्रीट करेंगे तो वो जो कहीं पहुंच सकता था वो कहीं पहुंचकर रुक जाएगा। इसका मतलब हमको उन पे थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो सृजनात्मकता का मतलब क्या है, सृजनात्मक का मतलब होता है रचनात्मक। मतलब कोई भी प्रॉब्लम अगर किसी बच्चे के सामने आता है तो हर बच्चे का अलग अलग अप्रोच होता है कि वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो जो एक ही प्रॉब्लम को कई प्रकार से सॉल्व कर सकता है या आसान तरीके से सॉल्व कर सकता है, ये बताता है उसका सृजनात्मक बुद्धि के बारे में। तो हमको यहाँ पे सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले बच्चों के बारे में पढ़ना है, जो नॉर्मल से ऊपर हैं और जिनका दिमाग थोड़ा तेज है। तो उनको अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो वो ज्यादा ऊपर जा सकता है। ज्यादा ध्यान का मतलब ये नहीं कि बाकी से ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा ध्यान का मतलब उनके हिसाब से हमको ध्यान देना है कि उनको क्या चाहिए, उनका फिर शिक्षण करना है हमको। तो इस प्रकार से हो गया क्या, इकाई 1 और 2 कंप्लीट। अगला चलते हैं हम किसमें, इकाई 3 में। इकाई 3 का मतलब होता है सीखना एवं शिक्षा शास्त्र। इकाई 3 में क्या शामिल है, सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, मतलब किस प्रकार से सीखा जाएगा और शिक्षा शास्त्र में क्या क्या होता है।
तो इसमें देखोगे आप सीधा सीधा क्या है, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके। तो किसी भी क्लास में किसी भी बच्चों को सिखाने के कई तरीके होते हैं, हर बच्चे के हिसाब से तरीका बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लाइन में। इसका मतलब क्या है, सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, मतलब तरीकों के बारे में पढ़ा जाएगा, क्या क्या विधियां हैं, क्या क्या परिणाम उससे मिल सकते हैं, ये सारों चीजों को इसमें शामिल किया जाएगा। बच्चों के सीखने की व्यू रचना, व्यू रचना का मतलब आपको पता होगा, व्यू रचना मतलब एक जो हम रोड मैप बनाते हैं, एक लाइन तैयार करते हैं कि यहां से हमको यहां तक पहुंचना है, तो वो सीखने में कैसे बनाया जाएगा। मतलब अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो एक टीचर उसको दिमाग में रखता है और उसके लिए वो अलग से ये सोचता है कि उसको हम दूर तक कैसे ले जा सकते हैं, ना कि 12th की बात हो रही है। अगर मैं क्लास बोलूं, बच्चा बोलूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्कूल की बात कर रहा हूं, इसका मतलब उस बच्चे के सक्सेसफुल होने तक की बात हो रही है। तो वहां तक की रचना को सब बनाया जाता है इसमें। सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, आप सभी को पता होगा कि अगर इंसान अकेला सीखे और ग्रुप में सीखे तो दोनों में फर्क पड़ेगा, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से जब सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अकेले सीखते हैं तो जल्दी सीखते हैं। तो ये आपके व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत आ गया। अब सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको स्कूल में कॉलेज में प्रोजेक्ट मिलता है, टीम वर्क वाले काम मिलते हैं, ग्रुप वाले काम मिलते हैं, तो उसमें सीखने का मतलब यह है कि अगर 5 लोग हैं, पांचों किसी अलग अलग चीज में अगर अच्छे हैं और पांचों साथ में काम करेंगे तो पांचों अपना दिमाग शेयर करेंगे, अपना विचार शेयर करेंगे, उससे दूसरा आदमी तो सीखेगा ना। तो यही बोल रहा है कि सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है नजरिया, सामाजिक नजरिया सीखने का मतलब समाज के रूप में वो कैसे सीख रहे हैं, समाज उसको कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, या बच्चा समाज को कैसे सीख रहा है, ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अगला है बालक समस्या समाधान करने वाला व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वालों के रूप में। इसका मतलब जो बालक है, देखिए बालक भी अपना समस्या खुद समाधान कर सकते हैं अगर उनको क्या मिले, थोड़ा सा सहयोग मिले, जो लेह वैगोत्स्की दिया है जिसको बोला जाता है स्कैप फोल्डिंग। इसका मतलब बच्चा जो कर सकता है अगर उसको थोड़ा सहयोग मिले तो उसको और अच्छा कर सकता है, ठीक है। तो बालक क्या करेगा, समस्या समाधान करने वाला भी हो सकता है, और यहाँ टीचर भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे, क्योंकि जनरली समस्या समाधान कौन करता है, टीचर करता है। लेकिन कई ऐसे बालक जो कैसे होंगे, विशिष्ट योग्यता वाले होंगे, सृजनात्मक होंगे, वो अपना समस्या भी खुद समाधान कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमको दोनों को पढ़ना है। और वैज्ञानिक अनुसंधान करने वालों के रूप में इसका सीधा सीधा मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो उसका दिमाग कितना अपसारी है, वो कितना क्रिएटिव है, वो साइंटिफिक चीजों को कैसे सीख रहा है, और उसमें बालक का भी योगदान रहेगा और उसमें टीचर का भी योगदान रहेगा। लास्ट देखिए लाइन क्या बोलता है, संज्ञान एवं संवेग। संज्ञान का मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव। इसका मतलब ये कि इसमें सारी चीजें शामिल हो जाएंगी। इसके बारे में आप पढ़ोगे, सीडीपी के मेन ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 वैज्ञानिक ही मेन है जो पूरा सीडीपी रचाए हुए हैं। इसमें सबसे मेन आदमी होता है कौन, जीन पियाजे। जीन पियाजे के बारे में आप पढ़ोगे तो जीन पियाजे क्या है, वो दिया है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब बताया जाएगा। 4 प्रकार का दिया है जो कि किस पे आधारित है, उम्र पे आधारित है, अवस्था पे आधारित है। तो संज्ञान मतलब सारे चीजों को मिलाकर एक उम्र में, सारे चीजों का मतलब क्या, सारे चीजों का मतलब जितने भी विकास के मैं प्रकार बताया, विकास क्या क्या प्रकार का होता है, वो सब हर अवस्था में अलग अलग टाइप से आगे बढ़ते जाता है। मतलब ए से बी, बी से सी लेवल उसका बढ़ते जाता है। और संवेग, संवेग का मतलब क्या, हमारे इमोशंस, हमारे मतलब बच्चों के इमोशन क्या होंगे बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। तो इन संवेगों से रिलेटेड भी वैज्ञानिक हैं जो क्या किए हैं, जो बहुत सारे नियम दिए हैं। इसमें मेन आपका आता है मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे देखिए क्या दिया है, अभिप्रेरणा व सीखना। अभिप्रेरणा का मतलब पता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब या तो आपके पास इनर मोटिवेशन होगा कि आपको कुछ करने की इच्छा है, तो आपको बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑटोमेटिक कर लोगे। लेकिन कई ऐसे होते हैं बच्चे जिनको बाहरी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, उनको बताना पड़ता है। तो इसमें उन दोनों को देखा जाएगा, इनर मोटिवेशन क्या होता है और बाह्य मोटिवेशन क्या होता है। और सीखना, उससे सीखेंगे, सीधा सीधा बात है। और सीखने में सहयोगी कारक एवं व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय। इसका मतलब क्या है, सीखने में सहयोगी कारक का मतलब जैसे आप स्कूल में जाते हैं तो आपके स्कूल में जो भी चीज आपको सीखने में लाभ पहुंचा रहा है, जैसे चौक हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, आपका जितने भी टेबल्स होते हैं, जो भी आपके मॉडल्स बनाए जाते हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाते हैं TLM। इसका मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ये सारे क्या होते हैं, सीखने में सहायक होते हैं। जो विज्ञान मेला लगता है स्कूल में, वो क्यों लगता है, वो इसीलिए लगता है कि बच्चे पहले क्या करेंगे, सामूहिक
गतिविधि करेंगे। सामूहिक गतिविधि करके वो क्या बनाएंगे, एक मॉडल बनाएंगे। तो ये दोनों चीजें उनके सीखने में बहुत सहायक होते हैं। तो सीखने में सहयोगी कारक का मतलब हो गया TLM, जो भी आपको सीखने में सहायता प्रदान करे, उनका व्यक्तित्व एवं पर्यावरणीय। तो इस प्रकार से हमारा जो CDP है वो तीन इकाई में बटा हुआ है। तीनों इकाई आपके सामने है। तीनों इकाई से हमको क्या करना है, क्वेश्चंस उठाने हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, और इन तीनों इकाई के अंदर में हमको क्या क्या पढ़ना है मैं बता चुका हूं, और इसको फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारा जो एकेडमी है वो एक लाया है संकल्प टेस्ट सीरीज, आप उसको ज्वाइन करें। उसमें आपको इन सारे टॉपिक से रिलेटेड भर भर के MCQ मिलेंगे, क्वालिटी वाले MCQ मिलेंगे, जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं वैसे MCQ मिलेंगे, और जो इस साल आ सकते हैं ऐसे MCQ मिलेंगे, और उसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा जिसमें आपको पूरे क्वेश्चन का डिकोड करके बताया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन कभी भी पढ़ें तो 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में जो आंसर है वो तो है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो ऐसे डिटेल से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर बनता है। ये सब आपको हमारे टेस्ट सीरीज में सीखने को मिलेगा। अगर आप इसमें अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारे न्यू एकेडमी के साथ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।